अस्सलामुअलैकुम। जश्न जॉन एलिया के सेशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे इस सेशन का मौजू है उर्दू ड्रामों के नए उफ़क़, और हमारे साथ मौजूद हैं इस डिस्कशन में मुनव्वर सईद साहब, जो कि फ़न अदाकारी में यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं। बचपन से इनको देखते आ रहे हैं। जो स्पार्क तब देखा जाता था इनमें, आज भी वही स्पार्क और वही एनर्जी जो है वो उनमें पाई जाती है। तो सर के लिए बहुत ज़्यादा तालियां, उनकी एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा तालियां। सर आप काइंडली स्टेज पे आ जाइए। हमारी जो दूसरी मेहमान हैं, मुझे एहसास हासिल है कि मैंने उनसे पढ़ रखा है, आमना मुफ्ती साहिबा। आमना मुफ्ती साहिबा के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां। मैम काइंडली आप तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पर। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैम आमना मुफ्ती, आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगी, ड्रामा, आजकल जो ड्रामा राइटिंग है, आपसे पढ़ा भी, हमेशा ये लगा कि शायद आप उस तरह खुश नहीं हैं मौजूदा ड्रामों से। अगर हम कंपैरिजन करें, मवाजना करें पीटीवी के ड्रामों से या जो रवायती ड्रामे पहले लिखे जाते थे, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। एक तो जश्न जॉन एलिया के मुंतज़मीन का कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी, और सोनिया मेरी स्टूडेंट थी। बड़ी खुशी होती है, साथ साथ ये एहसास भी होता है कि अब हम बड़े से बूढ़े होते जा रहे हैं, बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए। अच्छा, मुझे क़तन कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के ड्रामे और कल के ड्रामे से, और ना मुझे पीटीवी का उस दौर के, मैं ज़ाहिर है उसके एक डायनामिक्स थे, एक अहद था। हर अहद ना सिर्फ अपनी कहानी और अपना कहानीकार लेके पैदा होता है, बल्कि वो अपने ऑडियंस और अपने नाजरीन भी लेके आता है। हमारे अहद में, हमारा अहद पता नहीं वो था कि नहीं था, या शायद ये हमारा अहद है, तो ये तो डिफ़ाइन हम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ज़िक्र करते हैं पीटीवी का, तो वो देखिए एक और दौर था, पोस्ट कलोनियल, बिल्कुल फौरी, पहला कुछ अरसा गुज़रा था। अच्छा, दूसरी बात ये कि जिस वक्त पे वो ड्रामे लिखे गए, जब वो बने, वो एक एकेडमी थी पीटीवी। उनको माली तौर पे उन ड्रामों से कमाना नहीं था, वो इंडस्ट्री नहीं थी। अभी कैपिटलिज्म भी दुनिया में उस तरह से नहीं आई थी जैसे कि अब आ चुकी है। तो पीटीवी के डायनामिक्स ही टोटली डिफरेंट थे, कंपैरिजन मुमकिन ही नहीं। मतलब ये ऐसे ही है जैसे अदब आलिया जिसे कहा जाता है, उसका आप कंपैरिजन करने लगें हमारी पल्प फिक्शन से या पेपरबैक से, या जिसको बड़े लोग, हम तो उनके करीब भी नहीं फटक सकते, जो उसको कहते हैं कि ये ट्रैश है। तो ये जो इस वक्त हमारी इंडस्ट्री में ड्रामा चल रहा है, इंडस्ट्री का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, और पीटीवी एकेडमी थी। अब ये दो बुनियादी चीज़ें, तो ज़ाहिर है उस ड्रामे का इस ड्रामे से कंपैरिजन बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वो हमारे असातिज़ा थे जिन्होंने वो लिखा, हमने उनसे सोचना भी सीखा, हमने उनसे बात करना भी सीखा, हमने उनसे बात ना करना भी सीखा। हमें ये भी पता चल गया, अब हम बात करते हैं अक्सर, ज़िया दौर एक फ़ैशन में आ गया है, जब किसी ने कुछ कहना होता है, ज़रा जज्बाती होता है, तो कहते हैं ज़िया दौर में ये होता था। अच्छा, ज़िया दौर में जो ड्रामे लिखे गए वो हम आज नहीं लिख सकते। जिस फनकारी से, जिस आज़ादी से, जिस समझदारी से उस दौर में ड्रामे लिख दिए गए, मुझे हैरत होती है कि इतने बड़े बड़े मौज़ूआत पे हाथ डाला गया, इतने मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत थे कि जो अब हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये थी कि पीटीवी में जो सब लोग बैठे होते थे, वो सब एक तो पढ़े लिखे होते थे, नंबर 1। दूसरी बात ये कि जो टीवी थे, टीवी सेट्स थे, आपके तो इल्म ही होगा, मीडिया के आप स्टूडेंट्स हैं कुछ आप में से, कि पहले जो आए थे वो आए ही 600 टीवी सेट्स थे जो एक ख़ास तबके को दिए गए थे। तो टारगेट ऑडियंस डिफरेंट थे। आज केबल का बिल मेरा ख्याल है 150 से 600 के दरमियान है, चैनल्स पर डिपेंड करता है, और टीवी भी आराम से, टीवी स्क्रीन जो है वो रेंज में आ चुकी है। ये यूँ समझ लीजिए कि बहरहाल किसी न किसी तरह वो लोग, बहुत सारे उसके ऑडियंस पॉकेट्स बन चुकी हैं। तो इस वक्त पे जो ड्रामा लिखा जाता है
उसका मयार ज़ाहिर है वो एक इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप कहें जी असली घी जो होता है वो तो ऐसा होता है और ऐसा होता है और ऐसा होता है और रिफाइंड ऐसा होता है और नेमत बनास्पति ऐसा होता है, तो क्या दोनों का कंपैरिजन कहीं से मुमकिन नहीं है? मैं पूरी उम्र भी बैठ के बोलती रहूँगी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उस कंपैरिजन को एक तरफ रखते हुए पीटीवी को हम तस्लीम करते हैं, वो एक मुसल्लमा हकीकत है, उसके ऊपर बात करने की मेरी तो जा ही नहीं है। और मतलब क्या क्या चीज़ें थी वो और क्या काम था, सिर्फ एक फ़र्द वाहिद का नाम नहीं ले सकते कि ये अच्छा था ये अच्छा था, किसी को कंपेयर दूसरे से किया ही नहीं जा सकता। कैमरामैन क्या, फ़ोटोग्राफी क्या, इवन मैं कहती हूँ कि एक एक अदा थी, उस वक्त का ड्रामा जो था वो एक अदा थी, तो उस अदा के ऊपर हम कोई बात कर नहीं सकते। आज के ड्रामे के ऊपर सोनिया आप मुझसे जो मर्ज़ी पूछिए, मैं जी भर के उसके बखिए उधेड़ूंगी। और लेकिन देखो तेरे बिन के बारे में मुझसे किसी ने ख़बरदार कोई सवाल किया। जी जी, मुनव्वर सईद साहब को बचपन से मैंने भी बताया देखते आ रहे हैं, वही एनर्जी जो है पहले भी नज़र आती थी, वही एनर्जी आजकल जो ड्रामा चल रहा है उसमें भी नज़र आई है। तो ये बताइए कि जो नएपन की बात हो रही है, आपको नयापन नज़र आया आज के ड्रामों में? वाकई नए उफ़क़ की बात हम कर रहे हैं, हमारे मौजू का नाम भी ये है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मुंह से निकलने लगा था ख़वातीन व हज़रात, हालांकि ख़वातीन भी खैर हैं, मौजूद हैं, लेकिन ख़वातीन व हज़रात मेरी तस्हीह की चचा जॉन ने। जॉन एलिया मेरे चचा, मेरे वालिद के सगे खालजाद भाई और मेरी बीवी के सगे चचा, मेरे भी चचा। तो वो तस्हीह किया करते थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, वो अदब पे बड़ा उनको उबूर। तो यहीं लाहौर में ही, मैं उस ज़माने में लाहौर में ही था, अब तो कराची चला गया हूँ। तो लाहौर में वो आए हुए थे एक मुशायरे में। तो उस मुशायरे में जब वो गए तो उस मुशायरे के जो करता धरता थे वो थे मुर्तज़ा बल्लास, बहुत आला शायर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मियाँ तुम ज़रा अनाउंसमेंट कर दो शुरू करने की। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने माइक उठाया और मैंने कहा ख़वातीन व हज़रात। तो फ़ौरन जॉन की आवाज़ है कि नहीं नहीं बाले, नहीं नहीं बाले। अच्छा बाले कहते थे छोटे अपने से, मैं उनसे बहुत छोटा, कम से कम 10-12 साल छोटा। तो वो बाले नहीं नहीं बाले। मैंने कहा जी क्या हुआ, ख़वातीन व हज़रात नहीं कहना। मैंने कहा यहाँ ख़वातीन भी बैठी हैं, मर्द भी बैठे हैं। कहने नहीं ये गलत है, ये लेडीज़ एंड जेंटलमैन का अंग्रेज़ी का जो है उसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है जो गलत है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा इसलिए कि हज़रत जो है वो मर्दों के लिए भी इस्तेमाल होता है और ख़वातीन के लिए भी इस्तेमाल होता है। हज़रत खदीजा, हज़रत आयशा, हज़रत फातिमा, हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, सब के लिए हज़रत इस्तेमाल होता है। और हज़रत की जमा है हज़रात। तो जब हज़रात कह दिया तो उसमें औरत और मर्द दोनों आ गए। अब साथ में ख़वातीन भी मिला दें आप कि ख़वातीन व हज़रात, तो ये तो ऐसे ही हो गया जैसे लक्स टॉयलेट सोप साबुन या संडे का दिन। तो ये इस किस्म की तस्वीर वो कराते रहते थे चिया जॉन। तो खैर बहरहाल, अच्छा ड्रामे पे बात तो हम करेंगे ज़रा सा, और थोड़ा सा वक्त लेंगे, देखी जाएगी। देर से शुरू हुआ ये तो हम देर से ख़त्म करेंगे, क्यों भाई? अच्छा, मुझे जो अदाकारी का शौक़ पैदा हुआ बचपन से वो चिया जॉन की वजह से हुआ। चिया जॉन को अदाकारी का बहुत शौक़ था और ये वहाँ अमरोहा में इन्होंने एक वो बनाया था जो कमाल अमरोही, वो भी हमारे अजीज़ थे और चिया जॉन के भी बड़े करीबी अजीज़। तो उनका कमाल स्टूडियो था बॉम्बे में। तो चिया जॉन ने उसी के हिसाब से एक बनाया था हिलाल स्टूडियो अपना
अमरोहा में, और उसके तहत ड्रामे वो किया करते थे और उन ड्रामों में खुद भी अदाकारी करते थे जिया जॉन, और अच्छी करते थे, मुझे तो बहुत पसंद थी और बड़ा अच्छा अच्छा उन्होंने रोल किए। तो उन्हें देख देख के मुझे भी शौक़ हुआ अदाकारी का, और जाहिर है अदाकारी शुरू कर दी। अब अदाकारी करते हैं हम, अब तो खैर नहीं पूछते लोग, लेकिन पीटीवी की जो ये बात कर रही थी अभी हमारी आमना मुफ्ती, कि उस ज़माने में पीटीवी या टीवी पे काम करना कोई मुलाजमत नहीं थी कि आप कोई मुलाजमत कर रहे हैं, वो एक पैशन था, एक ख्वाहिश थी जो दिल में पैदा होती थी कि हम टीवी पे काम करें। पैसे कितने कमाने हैं ये तसव्वुर नहीं था। तो उस ज़माने में जाहिर है, अभी बतवा रहा था, यहाँ बैठा था इनको, आमना को, कि बेटा जब हम काम करते थे पीटीवी पे आज से कोई 60 साल पहले, तो लोग हमसे पूछते थे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा जी हम अदाकारी। हो अदाकारी तो कर रहे हो, ये बताओ काम क्या कर रहे हो। नहीं, अदाकारी कोई काम नहीं था। काम क्या कर रहे हो, कहीं मुलाजमत कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, पर तो ठीक है काम है, लेकिन अदाकारी काम नहीं था। अब आज काम के हिसाब से अगर देखो तो अदाकारी एक अच्छा खासा पैसों के हिसाब से, कमाने के हिसाब से अच्छा बड़ा काम हो गया है। बहरहाल अल्लाह करे कि ये इसी तरह चलता रहे और लोग खुशहाल रहें। जहाँ तक कंपेयर करने का ताल्लुक़ है पिछले दौर को और आज के दौर को, तो ये आमना ने सही कहा है कि कोई मुकाबला है नहीं, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। जो पहले काम हो गया, वो ज़िया-उल-हक़ के ज़माने में बता रही थी कि जो काम हुआ है वो काम बच बच के किया जाता था, कि ऐसा ना हो कि टेलीफोन आ जाए कि भाई चलो अंदर करो, तो बच बच के किया जाता था, लेकिन काम सारे हुए हैं और बहुत आला हुए हैं उस ज़माने में। उस ज़माने के ड्रामे ज़रा तुम तसव्वुर करो, अशफाक अहमद के लिखे हुए, बानो कुसिया के लिखे हुए, और अल्लाह भला करे फिर ये मरहूम हमारा दोस्त अमजद इस्लाम अमजद, और आज उनको आना था, पता नहीं कहाँ वो गायब हो गए, असगर नदीम सैयद। इन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे लिखे हैं। अब अगर आज आप ये सोचें कि हम उस ज़माने से आज के ज़माने का कोई मुकाबला कर लें, तो मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन हमें कबूल करना पड़ेगा आज की हालत को, जो आज हालत है, क्योंकि तब्दीली तो आती रहती है। ये वाली तब्दीली नहीं, जो सही मानों में तब्दीली है वो आती है, और उस तब्दीली को कबूल करना चाहिए, उस मुस्तकबिल को अपने हिसाब से लेके चलना चाहिए। अगर आप मुस्तकबिल से मुंह मोड़ लेंगे कि बस माजी सब कुछ है, तो आगे बढ़ने की जो आपकी रफ्तार है वो न होने के बराबर हो जाएगी। मुस्तकबिल की तरफ आपको पूरी तरह नज़रें गाड़ के ज़िंदगी गुजारनी होती है। तो अब हम भी ये ड्रामे के लिए मुस्तकबिल को हम भूल नहीं सकते, मुस्तकबिल को हमें लेके चलना है साथ। अब मैं आजकल भी ड्रामे कर रहा हूँ, और जाहिर है कि उस ज़माने में और इस ज़माने में जो काम का एक मुख्तलिफ है अंदाज वो था, ख़ास तौर पे लिखने का। अब वो जो क्या कहते हैं रेटिंग, वो जो रेटिंग का एक सिलसिला शुरू हो गया है, उसने तबाह करके रख दिया है। यानी अगर एक ड्रामा लिखा है आमना मुफ्ती ने और वो ड्रामा पसंद आ गया लोगों को, तो मैं भी आमना मुफ्ती के अंदाज का लिखूंगा, और उसके बाद वो लिखेंगी तो वो भी उसी अंदाज का, और जितने लोग लिख रहे होंगे वो उसी अंदाज का लिखेंगे। क्यों? कि रेटिंग मिल रही है। तो रेटिंग भाई आप कोशिश करेंगे तो बनाएंगे, अगर नहीं भी बनती
तो कम से कम देखने वालों के ज़हनों पे तो आप असरअंदाज होंगे। तो अच्छा काम हमें करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कम हो रहा है, लेकिन अच्छा काम आज भी हो रहा है, काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो जूनियर हैं, हमारे बच्चों की तरह ही हैं, लेकिन वो बड़े ज़हीन हैं और वो कर रहे हैं। बल्कि आज की नस्ल के बारे में मैं अर्ज़ करूं आमना, कि आज की नस्ल जो है, मतलब तुम बैठी हो, ये बच्ची बैठी है, भाई ये हमसे ज़्यादा ज़हीन है, मैं तो मानता हूँ ये हमसे ज़्यादा ज़हीन है। नहीं है ज़हीन भाई। जब हम काम किया करते थे ना टीवी पे, तो टीवी पे 8 रिहर्सलें कम से कम होती थी, 8। 4 दिन तो स्क्रिप्ट पढ़ी जाती थी बैठ के, सारे बैठते थे, राइटर भी, डायरेक्टर भी, इवन कैमरामैन वो भी बैठते थे, और सब लोग बैठ के, मेकअप आर्ट वो बैठते थे, उनको वो सुनते थे 4 दिन तक स्क्रिप्ट, ताकि वो अपना जहन बना ले कि मुझे कैसे कैसे किस किस को लेके चलना है। तो 4 दिन तो होती थी रीडिंग, उसके बाद 2 दिन होती थी मूव्स की रिहर्सल, यानी एक डमी सेट लगा लिया जाता था कि ये दरवाज़ा है, ये फलाना है किसी कमरे में, और उसके हिसाब से हम मूव्स करते थे कि यहाँ बोलना है, यहाँ आना है, यहाँ आके बैठ जाना है, फिर उसके बाद खड़ा हो जाना है। तो ये मूव्स की रिहर्सल कहलाती थी। 2 दिन वो करते थे, 4 दिन, 2 दिन 6 दिन हो गए। उसके बाद हम 1 दिन करते थे कैमरा रिहर्सल, यानी बाकायदा कैमरे के साथ और पूरी मूव्स के साथ वो पूरा ड्रामा रिहर्स होता था। कई दफ़ा 7 हो गए। 8वें दिन जिस दिन रिकॉर्डिंग करनी होती थी, उस दिन वो रिहर्सल होती थी, ताकि वो बिल्कुल जहन में मौजूद रहे सबके। तो ये 8 रिहर्सलें हम किया करते थे, जिन 8 रिहर्सलों के बाद जो ड्रामा देखने के लिए आपके बड़ों के सामने आता था, तो वो कहते थे वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। लेकिन आज रिहर्सल का तस्वुर ही ख़त्म हो गया। रिहर्सल नहीं होती अब। किसी से आप कहेंगे भाई रिहर्सल करनी है, वो कहेगा रिहर्सल क्या होती है। अब रिहर्सल नहीं होती। अब तो वो टेलीफोन करते हैं कि जी सुबह शूटिंग है। अच्छा तो क्या है, बता तो दो, क्या स्क्रिप्ट वगैरह। कह रहे हैं आपको क्या ज़रूरत है स्क्रिप्ट की, कमाल कर रहे हैं आप, बस सुबह आ जाइए। तो अब यही होता है कि सुबह चले जाते हैं, और गए, उन्होंने उसी वक्त हाथ में पकड़ा दिया एक पर्चा, उस पर सीन लिखा हुआ है, और वो देखा, और देख के हमने उल्टा सीधा जैसा भी था उसको रिकॉर्ड करा दिया, और पैसे जेब में डाले, दूसरे काम पे निकल गए। तो अब ये हो रहा है। तो इसलिए अब अगर बच्चे हमारे और ये बच्चियाँ माशाल्लाह अच्छा काम कर लेती हैं, तो ये इनकी जहानत है, ये इनकी हिम्मत है, ये इनकी कोशिश है कि बग़ैर रिहर्सल के, बग़ैर देखे, बग़ैर बाले काम अच्छा कर लिया। तो ये इनकी जहानत की बात है। हम इतने ज़हीन नहीं थे, ये हमसे ज़्यादा ज़हीन है, और ये माशाल्लाह अच्छा काम बग़ैर कोशिश के कर लेते हैं। हम बहुत कोशिश के बाद कुछ अच्छा काम करते थे। बहरहाल मेरा ख्याल है ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। बल्कि बहुत शुक्रिया। हमें पता चला कि जॉन साहब का किस तरह ताल्लुक़ था इस मीडिया इंडस्ट्री से, हाँ ड्रामा बिल्कुल बिल्कुल। इंडस्ट्री तो खैर क्या थी वो उस वक्त, मगर वो किया करते थे, ड्रामे प्रोड्यूस करते थे, डायरेक्ट भी करते थे, और अदाकारी भी करते थे उसमें। और बल्कि जॉन का भी जिक्र होना चाहिए, जाहिर है कि उनका जश्न है, जॉन एलिया। वो न सिर्फ ड्रामों के शौकीन थे और अदाकारी के शौकीन थे, बल्कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा ये सुन के कि वो पहलवानी के भी बहुत शौकीन थे। कहाँ जॉन एलिया है और कहाँ पहलवानी, मगर उन्हें पहलवानी का शौक़ था। मैंने एक्सरसाइज जो शुरू की, कसरत, उसे कसरत कहते थे, वो उनके कहने पे की। वो मुझसे हमेशा कहते थे बाले कसरत कर, तू कसरत कर।
तेरा कद अच्छा है तो कसरत कर, ज़रा पहलवान बन। तो मैंने कसरत शुरू कर दी थी और मैं 500 डंड 1000 बैठकें तक मैंने लगाई हैं और आज भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ। आज भी सुबह को कुछ वॉक कर ली, जॉगिंग कर ली और मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज। अब वो लंड बैठ के तो जाहिर है कि उम्र नहीं है कि लगाएं, लेकिन मैं अब भी एक्सरसाइज करता हूँ और ये चीचा जॉन की ही देन है कि उन्होंने ये शौक़ दिल में डाला और मैं एक्सरसाइज मुस्तकिल करता रहा। अदाकारी भी उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। तो ये है सिलसिला। बहुत शुक्रिया सर। आमना जी आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। अभी आपने बताया कि मैं अपने 2 सवालों को इस पर इकट्ठा पूछूंगी आपसे। आपने बताया कि ज़िया दौर में या मुख्तलिफ इस तरह के जो अदवार आते रहे हैं उसके अंदर बड़ा मुश्किल था ड्रामा इंडस्ट्री के लिए ड्रामा बनाना, बड़ा छुप के ड्रामा बनाया जाता था, बड़ी मुश्किल से फिर उसको प्रोड्यूस करना और ऑडियंस के सामने लेकर आना एक मुश्किल मरहला था। लेकिन अगर आज देखें तो कंपैरेटिवली आपको नहीं लगता कि मीडिया अब कदरे बेहतर है, आज़ाद है बनिस्बत ज़िया दौर के या बाकी अदवार के, लेकिन फिर भी हम वो मौज़ूआत जो उस वक्त हम सामने लेकर आते थे वो नहीं लेकर आ रहे, या हमारे पास मौज़ूआत की कमी है, हम शायद समाजी मसाइल पे उस तरह बात नहीं कर रहे, मुआशी मसाइल पे उस तरह बात नहीं कर रहे, या कुछ और इस तरह के मसले जिन पे करनी चाहिए और मीडिया को चाहिए कि वो लोगों को अवेयर करे, वो नहीं कर पा रहा। तो क्या अभी भी आपको लगता है कि इसी तरह की कदगन है मीडिया के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर या राइटर्स और प्रोड्यूसर्स के ऊपर? जी सोनिया, असल में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बात ये है कि जो भी हम अब खुल के ही बात कर लें कि जो हमारे मार्शल लॉ के अदवार गुज़रे हैं उनमें एक ख़ास सोच होती है। अयूब ख़ान के दौर की सोच और थी और उसके बाद याह्या ख़ान के दौर की और थी। ज़िया में एरा में एक और तरह की सोच थी और मुशर्रफ एरा में एक और सोच थी। वो तो होते हैं जो उस वक्त पे अदीबों से या एक्ट करने वालों से, परफॉर्मिंग आर्ट वालों से या उन लोगों से जिनका सोसाइटी असर कबूल करती है। ड्रामा एक बहुत बड़ा मीडियम है, शायरी भी बहुत बड़ा मीडियम है, ड्रामा फ़ी ज़माना बहुत ही बड़ा मीडियम है, तो उसकी रीच बहुत दूर तक है। एक लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा जिसको कहते हैं बयानिया। बयानिया तश्कील दिया जा रहा है। बेसिकली क्या होता है, वो एक मखसूस नज़रिया होता है। मार्शल लॉ क्यों आता है? आपको पाकिस्तान का मैं जियोपॉलिटिकल स्टेटस पढ़ाना पड़ेगा, सवाल तुमने बड़ा मुश्किल कर दिया। कुछ मखसूस लोगों का दुनिया में हमारे मुल्क को अपनी प्रॉक्सी के लिए इस्तेमाल करने के लिए एक ख़ास सोच अब आवाम में तो उठती रहती है ना लहरें, अगर ऑर्गेनिक देखें तो। और हम तो ये सब चाहते हैं कि हम एक बड़ी नेशन के तौर पे ख़ुद राइज़ करें, लेकिन इंटरनेशनली कुछ लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कुछ ममालिक के, तो जब उन्होंने ऐसे करना होता है तो फिर वो कुछ लोगों के ज़रिए मुल्क में आमरियत, और उस आमरियत से जब उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ चलानी होती हैं तो उसके लिए वो हमारी सोच को सबसे पहले एबडक्ट करते हैं, अगवा करते हैं। मैं चूँकि उससे पहले के अदवार मैंने उस तरह नहीं देखे हुए, ज़िया दौर में ज़ाहिर है हम लोग पैदा हुए पले बढ़े, हम उस दौर में देखते थे कि एक जबरी इस्लाम हमारे सर पे थोपा गया और उसके बाद उसके असरात बहुत दूर तक रहे। जब जमहूरियत भी आ गई और नवाज़ शरीफ साहब का दौर आ गया तो उस दौर में उरूसा ड्रामा बना और मुझे बड़ी हंसी आती थी कि वो फुप्पो खड़ी हुई कह रही हैं तुम्हारी लड़की ने तो नाक कटवा दी, और वो उन्होंने बड़ा शरई सा बुरक़े की तरह का फैला हुआ फ्रॉक, सर पे दुपट्टा, क्योंकि दुपट्टा पॉलिसी थी। तो कैरेक्टर्स हम बना ही नहीं सकते थे उस दौर के लोग जैसे वो बनाना चाहते थे। बड़े मज़ा का खेज सूरत हाल थी, लेकिन काम जारी रहा। अच्छा, अब हमारा जब दौर आ जाता है ना, मुशर्रफ दौर में ज़बरदस्ती, अब क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जहन में ना फ़ैशन ही चेंज हो गए। अगर आप कभी पुराने रिसाले किताबें देखें या कहीं फ़ेसबुक पे कोई ऐसी साइट हो जहाँ पुरानी चीज़ें शेयर की जाएं, टेडी फैशन होते थे, फिटेड शर्ट्स होती थी और वो चुने हुए दुपट्टे होते थे, हाफ़ दुपट्टे होते थे शिफॉन के। ख़वातीन साइकिल्स भी चलाती थी, आज़ादी से फिरती थी या जो भी आप। तो अब उसमें सिलसिला ये था कि ज़िया दौर में एकदम फ़ैशन बदल गया और ये जब हमारे दुपट्टे हैं जब नॉर्मलाइज हो गए हैं, बड़े कॉटन के दुपट्टे ये नहीं हुआ करते थे, ये चादरें
अब हम इनके आदी हो गए, हम इस लिबास के आदी हो गए। हम सर पे दुपट्टा, हम महताब अकबर राश्ती नहीं थे कि क्यों लूँ मैं सर पे दुपट्टा, ये पड़ी है तुम्हारी नौकरी भी, ये पड़ी है तुम्हारी चाकरी भी, और ये पड़ा है तुम्हारा नज़रिया भी, मेरा जी चाहेगा तो मैं लूँगी, नहीं जी चाहेगा तो नहीं लूँगी। क्योंकि हम तो बड़े ही उस सोच के साथ हुए थे कि अच्छी औरत वो है जिसके सर पे दुपट्टा है। हमें ये तक कहा जाता था कि बेटे बहुत ज़ोर से मत हंसना, दांत निकाल के हंसोगे तो वज़ू टूट जाएगा। तो हम अपना वज़ू दबा के बैठे रहे, हम उस सोच के साथ बड़े हुए। जब बड़े हो गए, शादियाँ हो गई, तो अचानक एक दिन पता चला कि एनलाइटेंड मॉडरेशन, और उसके साथ ही शुरू होती है, उस एनलाइटेंड मॉडरेशन के साथ ही शुरू होती है हमारा इस का सफ़र ड्रामे का, जिसको आज हम आज का ड्रामा कहते हैं। ये मुशर्रफ दौर में शुरू हुआ, और उसके साथ एक सोच थी एनलाइटेंड मॉडरेशन। अब हमें सॉफ्ट किया जा रहा था। पहले हमें शिद्दत पसंद बनाया गया था कि दुपट्टा नहीं लिया सर पे, हंसी, और सब कुछ जो था ना, सारा इस्लाम, सारी पाबंदी, वो आके सिमट गई थी औरत के कैरेक्टर में। सब मामलात चल रहे थे, शरई हक औरतों का खाया जा रहा था, झूठ बोला जा रहा था, बेईमानी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, लेकिन सारी जो इनकलाब था ना, इस्लामी इनकलाब, वो हमारे सरों के दुपट्टों में और हमारी हंसियों में और हम औरतों में आके सिमट गया था। अब अचानक मुशर्रफ दौर आया और पता चला भाई इनको आज़ाद कर दो। अच्छा, अब हम तो बचपन से उसी चीज़ में थे। वो जो आज़ादी थी, उस आज़ादी के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया ड्रामा, और ड्रामे को प्राइवेटाइज कर दिया गया, क्योंकि अब कैपिटलिस्ट दौर था ना। पहले हम किसी और के इशारों पे चल रहे थे, अब हम किसी और के इशारों पे चल रहे थे। तो अब मुकम्मल तौर पे कैपिटलिज्म जीत चुका था 89 के बाद। तो प्राइवेट सेठों को कहा गया ये लो अपने अपने चैनल बनाओ, हाँ पॉलिसी लाइंस ये कि एनलाइटेंड करो, इन लोगों को मॉडरेट करो, सॉफ्ट करो। अब साथ ही साथ हमारे चल रहा था केबल टीवी, जो कि इंडिया के ड्रामे सोप्स आ रहे थे। अब सोप्स आपको पता ही है कि वो क्या होते हैं। सोप्स होते हैं जो सोप कंपनीज जिनको स्पॉन्सर करती थी, 1960 से ही शुरू हुए थे ओपेराज, जो रेडियो ओपेरा होते थे। ये उस वक्त के थे जब लॉन्ड्री के लिए ख़वातीन जाती थी, तो वो वॉशिंग पाउडर्स इनको सोप, जो वॉशिंग सोप थे, वो इनको स्पॉन्सर करते थे। और वो कहानी ऐसी होती थी कि 20 दिन बाद भी एक औरत कपड़े धोने के लिए आए तो वो कहानी वहीं खड़ी हुई हो। उसकी पेस स्लो होती थी, उसका स्टाइल स्लो होता था, तो वो टोटली एक डिफरेंट चीज़ थी, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड थे बाय सोप कंपनीज़। अब सोप एंटर हो गए हमारे यहाँ, जिससे आप सब लोग बड़े शाकी हैं, कहानी तेज़ नहीं चलती, उसके टारगेट ऑडियंस डिफरेंट थे। कैपिटलिस्ट सोच के साथ वो आई चीज़ें। ये इतनी चीज़ें हैं कि इनको एक निशिस्त में हम अलग नहीं कर सकते। ये रिसर्च के टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बहुत रिसर्च की ज़रूरत है, और हो भी रही है। अब उस सब के साथ हम लोगों की जनरेशन, जिसको किसी, आप लोगों को हमने पढ़ाया है, हमें किसी ने ड्रामा लिखना नहीं सिखाया था, हमें पीटीवी ने ड्रामा लिखना सिखाया था। यहाँ के डायनामिक्स और थे, वहाँ के और थे। जैसे मुनव्वर साहब ने फरमाया कि हमने टार्जन की, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, टार्जन जंगल में अकेला रहता, लेकिन लिखना पढ़ना उसने पता नहीं कैसे सीख लिया था। तो हम लोगों ने टार्जन की तरह ही लिखना पढ़ना खुद ही सीख लिया, ड्रामा लिखना खुद ही सीख लिया। और वहाँ पे हमारे ऊपर जो कदगनें थी ना, वो 2-3 थी, एक नहीं थी। एक वो दिमाग थे जो तैयार कर दिए गए थे ज़िया दौर में, ठीक है, जो हर बात पे कहते हैं वाहियात औरत, औरतों को गालियां देना उस वक्त सिखाया गया था। और उसके बाद हमारे पास कीबोर्ड आ गए, और हमारे पास फीडबैक देने के लिए सोशल मीडिया आ गया, और हमने औरतों को बेदरेग गालियां दी, ठीक है। वो गालियां हमने सुनी, और सही वो हैं जो चला आ रहा है, वो माइंडसेट। इधर हमें जो आज़ादी मिली, वो सिर्फ़ एक चीज़ की आज़ादी मिली कि आप सास और बहू और फैमिली के झगड़े दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे उतना ज़्यादा सास और बहू के सिर्फ अभी ससुर तक नहीं मामला आया। तो मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी, सोनिया तुमने मुझे छेड़ दिया है तो मैं छिड़ गई हूँ अब। तो अब वो जो हमें सिर्फ ये आज़ादी मिली, हमें इसके अलावा कोई आज़ादी नहीं थी। हम ये बात भी, और ये कोई अब हमें रोक नहीं रहा, अब हमें कोई डिक्टेट नहीं करा रहा, डिक्टेटर नहीं डिक्टेट करा रहा। अब डिक्टेटर के जो अंडे उसने दिए थे 80s में, उनमें से चूज़े निकल के अब वो बड़े बड़े गिद्ध बन चुके थे जिन्होंने हमें खाना था। अब वो लोग बैठे हुए थे और उनके हाथ में सोशल मीडिया का हथियार और वो अल्फाज थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि एक अदीब क्या महसूस करता है। और दूसरी तरफ मुनव्वर साहब ने जो बात फरमाई कि एक बहुत बड़ी हकीकत ये है कि मीडिया इस वक्त और ड्रामा इस वक्त बहुत से घर चला रहा है।
एक चैनल में 25 से 30 हज़ार तो लोग होते हैं। 8 बजे की स्लॉट पे ड्रामा राइटर मैं कमा के देती हूँ, मैं कमाऊ पूत हूँ। अगर वहाँ वो स्पॉन्सर्स आएंगे, वो चैनल चलेगा, तो उन 25,000 लोगों के घर का चूल्हा जलेगा, जिनसे रिलेटेड और भी कितने घर हैं। हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास में 3-4 मुलाजिम आते हैं जो उसी घर से रिलेटेड होते हैं, उनका वही ब्रेड एंड बटर, वहाँ से उनका सब ध्यान वही लोग कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम था जो ख़वातीन को मिला, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। उसके साथ रेटिंग की जालिमाना चीज़ आ गई, सोसाइटी के जालिमाना रवैये आ गए, ड्रामे लिखे जा रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए जो आज़ाद हैं और जो कहते हैं हम ड्रामा नहीं देखते। एक तरफ वो औरत है जो देखना चाहती है ड्रामा, और दूसरी तरफ वो आदमी है जो कहता है मैं तो ड्रामा नहीं देखता, लेकिन हाँ मुझे जब मौका मिलेगा मैं घर बैठी औरत को भी गाली दूंगा, लिखने वाली को भी गाली दूंगा, ये देखे बगैर कि उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्या बात की है और मैंने घर में माहौल क्या दिया है। हमें सिर्फ ये आज़ादी मिली और उसके बाद हमें हमारे इंटेलेक्चुअल्स ने रगेद डाला ये कह के कि कहानी सास बहू तक है। अच्छा मैं लिख देती हूँ, आज जो आज की सच्चाई है मैं लिखती हूँ, मुझे बचाएंगे आप? कौन बचाने आता है? सब भाग जाते हैं। आप सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझसे बर्रियत का ऐलान कर देंगे, मैं कहाँ जाऊँगी? ठीक है, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है भाई कि मैं सच लिखूँ? हाँ मैं सच लिखूँगी। अब मैं लिखूँगी वो सच जो घर के अंदर था। अब मैं वो कालीन उठाऊंगी और वो कूड़ा जो हम सदियों से सालों से उसके नीचे छुपाते आ रहे हैं मैं वो बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि बहनोई क्या करता था छोटी सालियों के साथ जिनको अभी कुछ भी इल्म नहीं होता था ज़िंदगी का और वो बोल नहीं सकती थी। मैं वो लिखूंगी। आप कहेंगे कि जी आप तो ख़ानदानी उनको अक़दार को अपने पैरों के नीचे रगेद के जा रही हैं। मुझे सच तो बोलना है ना, मुझे जो सच बोलने की इजाज़त दोगे, मेरी आंखों का गूगल विजन कर दोगे, मैं उसमें से भी देखूंगी, मैं वो लिखूंगी। ये तल्ख बातें हैं, थोड़ी सी वन साइडेड भी हो रही होंगी इस वक्त क्योंकि इतना वक्त नहीं कि मैं इनको बैलेंस करूं, लेकिन बहरहाल ये बातें हैं, कोनों की खुदरों की सच्चाइयाँ हमने बयान की, लिखी। अच्छा अब जैसा मुनव्वर साहब ने फरमाया, एक आदमी ने तो सच्चाई लिख दी, उसकी आ गई रेटिंग। एक सुसर ने हल्का सा यूँ देख लिया था बेचारे ने, उसकी रेटिंग आ गई। अब जी वो सुसर साहब को बना के और पूरा अमरीशपुरी बना दिया और शफकत चीमा बना दिया और तबाही फिर गई। और 2 बहनों में से अगर सिबलिंग जेलसी की वजह से किसी ने बहनोई को आंख उठा के देख लिया था और एक वाक़या ऐसा लिख दिया गया था जिसमें एक बहन को छोड़ के दूसरी बहन से शादी कर ली थी, तो अब 100 ड्रामों में से आप 175 ड्रामों में आपने ये दिखा दिया, तो पागल ही हो गए ना लोग। ये जो प्रॉब्लम है ना रेटिंग का, यहाँ से आके मामला। अब अभी परीज़ाद आया, परीज़ाद से पहले अगर कभी जिक्र हो जाता था ना कि बंदा खुदा थोड़ा सा रंग रूप, मतलब फवाद ख़ान के अलावा और इमरान अब्बास के अलावा भी इस दुनिया में कुछ लोग बसते हैं, तो कभी थोड़ा सा ये बात तो हो नहीं सकती थी बात। अब हम कहते हैं भाई कोई हीरो खूबसूरत भी होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं हीरो तो परीज़ाद ही होता है, वही होता है वही होता है। रेटिंग ने हमें जकड़ रखा है। ठीक है, हम एक एक लाइन के ऊपर, मेरा अभी मैं एक स्क्रिप्ट लिख रही हूँ तो मुझे कहा गया कि आप जैसे लिखती हैं आप वैसा लिखें, मैंने लिख दिया। अब एक एक लाइन के ऊपर मुझसे कहा जा रहा है कि ये तो लोगों को समझ नहीं आएगा, इसको एक्सप्लेन करें। जब मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी पहले 5 एपिसोड में, तो मैं क्यों लिखूंगी 30 एपिसोड तक की वो कहानी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हम यहीं बैठे हैं, हम लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं, ऐसे बड़े लोग उसमें एक्ट कर रहे हैं और शो चल रहा है। बहुत शुक्रिया। ये जो एक तसव्वुर हमारे जहन में ये आ गया है कि मज़हब औरतों पे सख्ती करना सिखाता है, ये हमारे ऐसे लोगों ने कि जिन्होंने मज़हब को की आड़ बनाकर मज़हब को एक्सप्लॉइट करके और अपनी जो ख्वाहिश थी वो औरतों पे सख्ती वाली वो तारीख की, ये उन लोगों ने की है। ये मज़हब से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़हब से ताल्लुक़ है औरत का और बहुत करीबी ताल्लुक़ है, और वो ताल्लुक़ वो है कि जो मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था औरतों से। मज़हब तो वही हुआ ना कि जो मेरे हुजूर का अंदाज़ था करने का और बोलने का, वही मेरी नज़र में मज़हब है। और वो उनका जो अंदाज़ था
वो ख़वातीन की जिस तरह इज़्ज़त और एहतराम किया करते थे, हत्ता कि अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा जब घर में आती थी तो उठ के खड़े हो जाते थे, उस वक्त तक खड़े रहते थे जब तक वो बैठ नहीं जाती थी। कितना एहतराम, कितनी इज़्ज़त अपनी ख़वातीन की, अपनी बीवियों की। हज़रत खदीजा, क्या उनका एहतराम करते थे वो, और दूसरी और ख़वातीन का भी। तो ये जहन में बच्चों को नहीं मेरे रखना चाहिए कि ये मज़हब ने कोई सिखा दिया है तशद्दुद या सख्ती औरत पे, नहीं, ये हमने ख़ुद की है, जो हमारे जहन में होती है, जो हमारे दिल में ख्वाहिश होती है कि हम सख्ती कर लें, और मज़हब को एक आड़ बना के हम ये काम करते हैं। तो बेटा, ये मज़हब का इससे ताल्लुक़ नहीं है, औरतों पर सख्ती और औरतों पर जुल्म से। इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अपनी ख्वाहिश से है। तो मैंने कहा ये मैं अर्ज़ कर दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों के जहन में ये आए कि मज़हब जो है हमारा वो औरतों पे सख्ती करना जायज़ रखता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सारी बात को मैं यूँ कूज़े में बंद करूँगी दरिया को, कि शायद हर दौर में मदारी बदलता रहा है और हम उसकी डुगडुगी पर जो है वो उस तरह नाचते रहे उसकी सोच के मुताबिक। अच्छा मुनव्वर साहब, आपने जैसे बात की, आमना साहबा ने भी बात की कि कमर्शलाइज हो गया है, अब जो मीडिया है वो, हमारा ड्रामा इंडस्ट्री है वो कमर्शलाइज हो गई है। तो हम देखते हैं, आपने पहले भी कहा कि पहले पूछा जाता था कि काम क्या करते हो भाई, अब तो देखने में आता है कि यही काम है, एक्टर ने इसको एक तरह का जॉब है एक्टर की। अब हम शायद बीइंग ऑडियंस ये भी नोटिस करते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि उस पर्सनैलिटी के ऊपर ये कैरेक्टर सूट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो जो एक्टर है वो जो कैरेक्टर है वो करने की कोशिश करता है, शायद से बस्ती है कि उसको पेमेंट मिल रही है। तो क्या ये सही है कि एक्टर्स को जो पर्सनालिटी पे उनकी सूट नहीं करा वो कैरेक्टर भी करें, या कभी आपने ऐसा किया कि कोई कैरेक्टर आपको ऐसा लगता हो कि आपकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं करा लेकिन फिर भी आपने एज अ चैलेंज उसको किया हो? चैलेंज तो खैर बहुत ज़रूरी होता है, चैलेंज तो ज़रूर आपको कबूल करना चाहिए और उस पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे किरदार लिखे हुए, मतलब शक्लन नहीं बात कर रहा, लिखे हुए, तो इसीलिए मैं स्क्रिप्ट को पहले पढ़ लेता हूँ इससे पहले कि मैं उनसे वादा कर लूँ कि हाँ ये मैं करूँगा, क्योंकि स्क्रिप्ट में जो किरदार लिखा गया है उसको पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा होता है कि ये किरदार मैं इसके साथ इंसाफ कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। ये ईमानदारी से हमें सोचना चाहिए। और अदाकार के लिए मैं तुमसे अर्ज़ करूँ कि उसके लिए फील करना बहुत ज़रूरी है, महसूस करना। वो जब तक किरदार को फील नहीं करेगा, महसूस नहीं करेगा, अपने ऊपर तारी नहीं करेगा, वो उस वक्त तक उसको अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये तुमने कहा है कि मैंने कुछ ऐसा किया है, ऐसे किरदार किए, तो चैलेंजिंग रोल तो मैंने किए हैं काफ़ी, और इत्तेफाक से जो भी किए हैं वो पसंद किए हैं लोगों ने। मसलन मेरा एक अभी खेल था, नाम जहन में नहीं आ रहा, वो पागल सा एक बना हुआ है समुद्र के किनारे, वो बैठा है और मुख्तलिफ गुफ्तगूएँ कर रहा है, तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग किरदार था, वो मैंने किया, वो लोगों ने बहुत पसंद किया, और इतना पसंद किया है कि मुझे ड्रामे का नाम याद नहीं मगर काफ़ी पसंद किया, लोग अब भी मिलते हैं तो जिक्र करते हैं उसका। तो ये है सिलसिला। अच्छा, ये जो काम बहुत ज़्यादा हो गया ना, यानी यूँ समझ लो कि जब पीटीवी होता था तो महीने में, हफ्ते में एक ड्रामा होता था, और बहुत मेहनत से और कोशिश से वो ड्रामा तैयार किया जाता था और ऑन एयर होता था। और अब कितने होते होंगे बेटा? 100, यानी 400 ड्रामे हो गए महीने में। एक हफ्ते का जो चल रहा होता है ना, वो 100 ड्रामे होते हैं इंक्लूडिंग सोप्स और जी
इंक्लूडिंग सोप्स और जो रिपीट ट्रांसमिशंस भी हो रही होती हैं ना, उसके तहत 100 ड्रामे, तो 6 माह में भी 100 ड्रामे ही चलते हैं, एक हफ्ते के जो। तो ये जो है ना कि अब कहाँ एक ड्रामा हफ्ते में, कहाँ हफ्ते में 100 ड्रामे, तो उसका तो यही है ना सिलसिला कि मैं अगर कहीं जाऊं किसी दुकान पे और मुझे सूट चाहिए, तो मैं जो सूट लटके में हैं ऑलरेडी बने हुए, उनमें से को पसंद कर लूं और वो उस आदमी वो पहना के देखे मुझे और ज़रा से निशान लगा ले, कहे 2 घंटे के बाद ले जाइए, मैं ठीक कर दूंगा। मैं 2 घंटे बाद जाऊंगा, ले आऊँगा, पहनूंगा, किसी शादी में किसी तकरीब में चला जाऊंगा, कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं देगा सूट की तरफ कि वाह, देखेगा भी नहीं। लेकिन वही कपड़ा मैं ख़रीदूँ, कपड़ा ख़रीद के मैं दर्जी के पास जाऊँ, उसको नाप दूँ, नाप दे के मैं चला आऊँ, वो कहे 15 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद जाऊँ, वो कटिंग वटिंग करके सिए, सीने के बाद फिर वो देखे कि कहाँ कहाँ वो मुनासिब नहीं है, वहाँ वहाँ निशान लगाए और फिर कहे 15 दिन बाद आइए, और फिर उसको अच्छी तरह पूरी लगन से वो सिए, सीने के बाद अब जो वो मैं पहनूंगा, तो जिस भी तकरीब में जाऊंगा, अब जाता हूँ मैं, तो वहाँ वाजिबा वाह 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 ये सुनने में मिलता है। क्यों कि उस पर पूरा वक्त लगा है, वो रेडीमेड चीज़ नहीं थी कि वो ले लिए पहन लिए बस ठीक है। तो यही अब जो हो रहा है ड्रामों का, वो यही हो रहा है कि वो लटके में है, वहाँ आपने उतारा है और पहना है और चल दिया है, और बस लोगों ने देख लिया है, याद भी नहीं है लोगों को, नाम भी याद नहीं होते। अब हमारे 50-50, 60-60 साल पुराने ड्रामे हैं जो जिनके नाम याद हैं, मतलब वारिस है, अनकही है और बेशुमार ये ऐसे ड्रामे हैं। तो बहरहाल ये जो रेडीमेड सिलसिला अब शुरू हो गया है, इसने भी ड्रामे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब। आमना जी, आखिरी सवाल आपसे करूंगी, टाइम भी मुख्तसर रह गया, उसके बाद ऑडियंस की तरफ भी हम 5-10 मिनट जाएंगे। अच्छा, ये देखने में मुझे महसूस हुआ कि शायद पुराने राइटर्स ही बस कुछ राइटर्स हैं जो कि लिख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, जो नए राइटर्स हैं, आपका शोबा तालीम से भी ताल्लुक़ है, नए राइटर्स को मौका नहीं मिल रहा, या वो ख़ुद नहीं आना चाह रहे, या उनके अंदर इतनी लिखाई में ताकत नहीं है कि वो ड्रामा लिख सकें। कभी कभी यूँ महसूस होता है कि शायद मीडिया इंडस्ट्री पे वो कुछ ही राइटर्स की, आप समझ रहे होंगे कि अजारादारी है बस, उसके अलावा कोई नया राइटर, कोई यंग राइटर इस तरफ नहीं आ रहा। तो इसकी क्या आपको वजह क्या नज़र आती है? अच्छा, हम तो अभी तक अपने आप को ही यंग समझ रहे थे सोनिया, बड़ी बुरी बात है वैसे, थोड़ी देर में रियलाइज़ करा देती हो। अच्छा, सिलसिला ये है कि कुछ नाम बन गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी नई लौट मौजूद है, बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। होता क्या है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से अब इस वक्त प्लेस लिखे जा रहे हैं, हमारे यहाँ एक फ़र्द लिखा करता था जो पीटीवी की रिवायत थी, तो उसी के तहत अभी यह है कि अभी भी हम में से एक ही शख्स लिखता है और 40-40 एपिसोड अकेला, कैरेक्टर भी ख़ुद बनाएगा, डायलॉग भी, सारा कुछ सब तन्हा। ऐसा शोज़ के लिए दुनिया में नहीं होता, सिंडिकेट राइटिंग होती है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी सिंडिकेट राइटिंग हो रही है, लेकिन हम लोग चूँकि हर बात पहले सीधी नहीं करते ना, जुगाड़ू कौम है, तो नए लोग आ रहे हैं, बल्कि नए लोगों से ही लिखवाया जाता है। जो OTT प्लेटफॉर्म्स बेशुमार खुले हैं मुल्क में, उर्दू फ्लैक्स है और PTV का भी एक शायद बन गया है, और भी बेशुमार है, इन सब पे नाशपाती है, C प्राइम है, इन सब पे तो लिखी यंग लोग रहे, इन पे किसी हम लोगों से सीनियर से नहीं लिखवाया जा रहा। अच्छा, फिर ये है कि बेशुमार नए राइटर्स भी आप देखिए कि आए हैं। होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाते हैं ना, उनको, क्योंकि हम उनको बहुत कुछ सिखा देते हैं ऐसा जो काबिल कबूल नहीं है, तो उन लोगों को उस तरह से राइटर की कम ही जॉब मिल रही है। लाइक मेरे कोई भी आज तक इतने 8-9 बैचेस गए हैं, बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा, तो शायद 16, तो कोई अभी तक मेरा स्टूडेंट जो है वो मैंने राइटर की शक्ल में नहीं देखा। वहाँ पे आते हैं राइटर्स के अपने रिश्तेदार, और ये तो सिलसिला चलता ही है ना, वो उनको बताते, पढ़ाते, सिखाते, और किसी न किसी तरह उनको वो बीच में अपने साथ लिखवाते ले आते हैं। तो नए राइटर्स बहुत आ रहे हैं, नए राइटर्स के लिए जगह भी बहुत है, क्योंकि सिर्फ टीवी, केबल टीवी मौजूद नहीं है, अभी OTT प्लेटफॉर्म्स नए खुले हैं, और कंटेंट प्रोडक्शन जो है ना, ये बहुत बड़ा काम है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि उर्दू की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, उर्दू एंटरटेनमेंट की ज़बान है, वो सिर्फ यही नहीं है,
वो इंडिया में भी है, पाकिस्तान से बाहर भी उर्दू की बस्तियाँ हैं, डायस्पोरा मौजूद है, जहाँ असल देखने वाले वहाँ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा देखा जाता है हर जगह पे। तो हमारे पास बहुत बड़ी थ्राइविंग इंडस्ट्री मौजूद है उर्दू के लिए, यंगस्टर्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए बहुत जगह है। एक राइटर मैं कितना और लिख लूँगी, जो मेरी जगह खाली होगी उसके लिए तो कोई चाहिए ना जो मेरे साथ ही आए। तो जगह भी बहुत है, लोग लिख भी बहुत रहे हैं, नए लोग भी बहुत आ रहे हैं। हाँ ये है कि शुरू में एकदम उनका नाम नहीं बनता, तो वो सिंडिकेट राइटिंग में समटाइम्स लिख रहे होते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कंटेंट डिपार्टमेंट्स में, कुछ राइटर्स हैं, बड़े राइटर्स ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत आइडिया सिर्फ देते हैं, उनके साथ यंग लोग लिख रहे हैं, लेकिन चूंकि वही बात कि हम उनका नाम नहीं दे रहे, अभी उन यंगस्टर्स का नाम नहीं दिया जा रहा, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी लॉट लिख रही है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त 150 तो रजिस्टर्ड हम राइटर्स हैं स्वैप में, और इसके अलावा हर राइटर के साथ 10-5 राइटर्स लगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कम से कम 1000 राइटर्स इस वक्त काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी होती है ये तादाद, एक सोसाइटी में 10, 12, 15, 20 राइटर्स होते हैं, तो मुस्तकबिल बहुत खुश आइंद है। अच्छा, वक्त क्योंकि कम है, लेकिन हमें टाइम भी बहुत देर से हमें स्टेज दिया गया, तो क्योंकि ऑडियंस के लिए ड्रामे लिखे जाते हैं और जो हमारे अदाकार हैं वो भी ऑडियंस के लिए काम करते हैं, तो 1 से 2 सवाल मुख्तसर जो है वो मैं चाहूँगी कि ऑडियंस से अगर ले लें आप लोग। तो ये वॉलंटियर को मैं यहाँ पे कहूँगी कि ज़रा माइक हाथ खड़ा कर दें जो भी सवाल करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है आपसे, मैं मामना मुफ्ती ने जैसे बात की कुछ प्लेटफॉर्म्स की जो आजकल जदीद आ रहे हैं, तो ये नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन के दौर में क्या आपको लगता है कि ड्रामा मज़ीद कितना सस्टेन करेगा? और जैसे मैं खुद यूट्यूब चैनल के लिए स्क्रिप्ट लिखता हूँ, तो हमें बड़ा मसला होता है कि ऑडियंस को जोड़ के रखना है, मतलब पहले 2-3 मिनट उसको जोड़ना है तब वो आगे आएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये ड्रामा प्लेटफॉर्म्स इन पे मुंतकिल होगा मुस्तकबिल में, या ऐसे टीवी पे ही चलता रहेगा? और कितनी मुश्किल पेश आती है नए लिखने वालों को? मैं समझ गई, ये असल में ये हमें भी 2020 से ये 21 से ये बात थी कि अब केबल टीवी अपनी मौत आप मर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। केबल के ऑडियंस वहीं के वहीं मौजूद हैं, और जो इवन OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी ऑडियंस पॉकेट है, 26 पॉकेट्स हैं, यानी एक तरह के ड्रामे नहीं होते। आप जब लगाते हैं तो वो आपके लिए कितनी सजेशंस आती हैं, सजेस्टेड फॉर यू बिकॉज यू वॉच दिस, मोर लाइक दिस, तो वो आपको पढ़ रहा होता है, वो आपके लिए होता है, आपका और उसका यूँ ताल्लुक़ है। मैं तो उसको पाम टीवी कहती हूँ कि आप हैं और वो है, लेकिन केबल जो है ना वो बैठ रहे होते हैं, केबल टीवी सारे लोग लाउंज में बैठ के देख रहे होते हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, वो उनके लिए होता है जो उस स्मार्टफोन पे उस तरह से बैठ के वो नहीं देख सकते। तो बहुत से ऐसे लोग हैं और बहुत आबादी बहुत है, तो बेफिक्र रहें, सोप्स भी चलेंगे, ड्रामे भी चलेंगे, OTT प्लेटफॉर्म सब कुछ चलेगा, लिखने वाले बने आप। ये पीछे से, ये सब आगे से सवाल नहीं लेने, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी एक सवाल लेना है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल तो अजीब सा है सर। जो प्रोग्राम था वो तो उर्दू ड्रामा के वाले से था, जो उर्दू ड्रामे सारे छोड़ के घर में टीवी चैनल केबल सब छोड़ के ये स्टेज ड्रामा की तरफ लोग बढ़े आते हैं। रात को देख के पैसे भर के 5000 रुपये दे के आगे फ्रंट टिकट पे बैठा होता है मिडिल क्लास लोग। जी क्या वजह? लाहौर में 10 थिएटर हैं, सब वीकेंड पे आके देख ले फुल होते। मैं मुनव्वर साहब की इजाज़त से बता रही हूँ, ये एंटरटेनमेंट है, ये भी एक पॉकेट है ऑडियंस की, हम उनको महरूम नहीं कर सकते, हम डिक्टेटर्स नहीं हैं, हम ये नहीं कह सकते वो वहाँ क्यों आते हैं, उन्होंने आना है, वो तमाशा है, वो तमसील है, उन्होंने देखनी है, जब तक तमाशा होता रहेगा तमाशा देखने वाले आते रहेंगे, उनकी ये भी एक ऑडियंस पॉकेट है, वो देखते हैं, उन्होंने देखना है, इसको रोकना मेरा या आपका काम नहीं है। ये फिर वही बात है कि क्यों हमें तो इस तरह के एंटरटेनमेंट पसंद है तो तुम्हें भी उस तरह के एंटरटेनमेंट पसंद हो, उनकी मर्जी भाई, कानून अगर रोकता है तो फिर उस हॉल को ही बंद कर दीजिए, मैं नहीं उनको मना कर सकती, हंसें खुश रहें, बाकी अखलाकियात वगैरह मेरे मसाइल नहीं है, कि जिनके मसाइल हैं वो समझें। जी, बहुत मेल डोमिनेंस हो गई है, तो एक हमारे सामने बैठी हैं एक खातून है, उनसे एक आखिरी सवाल ले लें, फिर हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। मेरा सवाल मुनव्वर साहब से है, जैसा कि सर आपने बताया कि 6-6 दिन की रिहर्सल्स और आपने वो सारा बताया कि 4 दिन क्या होता था, फिर अगले दिन 1 दिन क्या होता था,
जो 6-7 दिन की रिहर्सल के बाद आप लोग जाकर अपना वो सीन करवाते थे या जो भी वो चल रहा होता था, तो अभी जब आप बताते हैं कि आपको एक फ़ोन आता है सुबह शूटिंग है तो आप आ जाएं वहाँ पर, तो रिहर्सल के बगैर आप जब वहाँ पर, ज़ाहिर है वहाँ पर रिहर्सल नहीं होती, तो कैसा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं आप रिहर्सल किए बगैर किसी सीन को करना, या आज के दौर में जो काम हो रहा है उसमें आप ख़ुद को कंफर्टेबल फ़ील कर रहे होते हैं? कंफर्टेबल तो नहीं, जाहिर है फील करता, हम तो आदी हैं रिहर्सलें करके फिर उसके बाद निकले। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो बच्चे और बच्चियाँ मेरे साथ काम कर रहे हैं वो कम से कम उस सीन को जिसको हमें शूट करना है, अब तो अलग अलग होते हैं ना, अब तो एक ही कैमरा इस्तेमाल होता है और एक एक सीन अलग अलग होते हैं। पहले पूरा ड्रामा एक साथ होता था, इसीलिए उसमें एक रब्त होता था। खैर, तो मेरी कोशिश ये होती कि मैं उनसे ये दरख्वास्त करूं कि बच्चों और बच्चियों, ये कुछ देर के लिए मोबाइल अपने रख दो एक तरफ और आओ हम बैठ के ये दोहरा लें, पढ़ लें साथ, ताकि कुछ थोड़ा सा जहन में आ जाए कैरेक्टर क्या है और फिर हम उसके बाद परफॉर्म करें। तो इसकी वजह से ज़रा आसानी हो जाती है। मगर मोबाइल रखने का भी क्या है कि मैंने कहा मोबाइल रख दो और मैं खुद स्क्रिप्ट लेके बैठा हुआ हूँ, मगर उन सब के हाथ में मोबाइल है। तो मुझे ख्याल होता था भाई ये तुम क्यों मोबाइल क्यों, कहने लगे नहीं ये मोबाइल नहीं है, ये स्क्रिप्ट है हमारे हाथ में। वो मोबाइल पे उनका स्क्रिप्ट मोबाइल पे आया हुआ होता था, वो जो लिखा हुआ होता है उसके पढ़ने का एक मज़ा ही अलग होता है। वो उसके उस मज़े से बहुत दूर हो गए हमारे बच्चे बच्चियाँ। वो मोबाइल पे बस पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। मुझे तो नहीं, मोबाइल पे पढ़ के मैं तो नहीं कर सकता सीन। खैर बहरहाल ये बच्चों की जहानत है, हमारे बच्चियों की, वो हमसे ज़्यादा ज़हीन है, जैसे पहले कहा था, वो कर लेते हैं ये काम, हमसे नहीं होता। हमारी अदालतों में ना मौका दिया जाता है, कतई आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, तो ये हमारा कतई आखिरी सवाल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। मुनव्वर साहब से मेरा सवाल है, सर मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ और मेरा बचपन आपके बचपन के थोड़ी देर बाद ही शुरू हुआ होगा। वैसे ये रंग का कमाल है कि शायद ना लगे। सर लिखने से भी मेरा कोई थोड़ा ताल्लुक़ रहा, अदाकारी से भी थोड़ा ताल्लुक़ रहा, लेकिन ज़ाहिर है जिस अंदाज में और जितना लंबी आपकी ये स्ट्रगल है, लिखने वाले को अगर देखें तो उसके जहन में दो चीज़ हैं, एंटरटेनमेंट और मैसेज। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो क्या अदाकार के जहन में भी ये होता है कि ही इज़ गोइंग टू ट्रांसमिट सम मैसेज, या सिर्फ परफॉर्मेंस है? क्या मैसेज कन्वे होगा? क्या ये सोच के आप परफॉर्म करते हैं, या मैसेज कन्वे करवाना जो है वो डायरेक्टर का काम है? जी थैंक यू। नहीं, देखिए मैसेज कन्वे कराना तो सबसे पहले राइटर का काम है। वो लिखता है, जब वो लिख देता है तो फिर उसको डायरेक्टर का और एक्टर का, अदाकार का, ये एक फ़र्ज़ हो जाता है कि वो उसको जैसा राइटर ने महसूस करके लिखा है उसको वो भी वैसे ही महसूस करके परफॉर्म कर दे। तो मेरी तो कोशिश हमेशा यही होती है कि जो पैगाम लिखने वाले ने, राइटर ने, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, राइटर उसने दिया है, तो वो पैगाम मैं ज़रूर अपनी अदाकारी से, अपने अंदाज से देखने वालों तक पहुंचा दूं। अब वो उन्हें पसंद आता है नहीं आता है, ये उनकी मर्जी है। हमारे जो मेहमान हैं खूबसूरत, उनसे हमें उनकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ है कि पहले भी अच्छा वक्त था, अब भी अच्छा वक्त है और आने वाला वक्त भी अच्छा होगा। तो जैसे नासिर ने कहा है कि गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है अभी, इसका पहला मिसरा मुझे फिर भूल गया है। वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो एक दफ़ा हमारे प्यारे मेहमानों के लिए और अपने लिए ढेर सारी तालियां, उसके साथ हम अख्ताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।